नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी। मैं हूं कृतिका सोनाली। हम हमारे देश का 8वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस शुभ अवसर पर आप सबको बधाई। 26 जनवरी के दिन पूरे देश के छोटी बड़ी संस्थानों में झंडा फहराकर आज़ादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन हमारे प्रिय तिरंगे के इतिहास के बारे में कम ही लोगों को मालूम होगा। गणतंत्र दिवस के इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपको तिरंगा के बनने की पूरी प्रक्रिया बताऊंगी। दरअसल राष्ट्रीय ध्वज किसी भी देश की पहचान है, उस देश के इतिहास और विचार को भी दर्शाता है। जब राष्ट्र का निर्माण नहीं हुआ था तब भी झंडे का इस्तेमाल हुआ करता था। असल में ध्वज का इस्तेमाल प्राचीन काल से ही हो रहा है। सबसे पहले कबीलाई समाज के लोग अपने घरों के आगे झंडा लगाया करते थे। ये सबूत होता था अपने कबीले या नेता के प्रति वफादारी का। भारत में झंडे का इतिहास ऋग्वेद काल से ही शुरू हुआ था। तब धूमकेतु झंडे का इस्तेमाल होता था। रामायण में भी शहर, शिविर, रथ यात्रा और रण क्षेत्र में झंडे का जिक्र है। रामायण के निषाद राज गुह के नावों में स्वास्तिक ध्वज, महाराजा जनक का सिर ध्वज और इनके भाई के कुश ध्वज का वर्णन है। महाभारत काल में तो ध्वज का भरपूर विवरण है। समय के साथ झंडे का रिश्ता सेना से जुड़ गया। हर योद्धा का अलग अलग झंडा था, लेकिन जब जनसंख्या बढ़ने लगी और राष्ट्र का उदय हुआ तब झंडा राष्ट्र का प्रतीक बन गया। हर देश का अपना झंडा होना अनिवार्य हो गया। माना ये जाता है कि डेनमार्क दुनिया का पहला देश है जिसने सबसे पहले अपना राष्ट्रीय ध्वज बनाया और आज दुनिया के हर देश का अपना ध्वज है, जिसे संघ प्रभुता का प्रतीक माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कहलाता है। ये आन तिरंगा है, ये शान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, अरमान तिरंगा है, अभिमान तिरंगा है, मेरी जिसे बंगाली वेंकैयानंद ने बनाया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की पट्टियां हैं। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी है। सफेद पट्टी के बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र है। ये चक्र अशोक से लिया गया है। इसमें 24 तीलियां हैं। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3 और 2 है। इसके तीनों रंग कयामत तक यूं ही लहराएंगे, कयामत तक लहराएंगे। आजादी जिनके दम से है उनका नाम बढ़ाएंगे, उनकी कुर्बानी को यारों हरगिज नहीं लजाएंगे, हरगिज नहीं लजाएंगे। विश्वास तिरंगा है, वरदान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत के प्रतीक चिन्ह के रूप में अलग अलग ध्वज का प्रयोग हुआ। आज भारत का जो तिरंगा है वो अचानक से हुई किसी परिकल्पना का परिणाम नहीं है, बल्कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज आजादी की लड़ाई के दौरान विकसित हुआ है। झंडे का विकास भारत के राजनीतिक विकास को दर्शाता है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के विकास में कुछ ऐतिहासिक पड़ाव इस प्रकार हैं। वतन है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। सबसे पहले 1904 में स्वामी विवेकानंद की शिष्या सिस्टर निवेदिता ने एक झंडा पेश किया। लाल और पीले रंग के इस झंडे में वज्र और कमल के फूल भी थे। लाल रंग स्वतंत्रता संग्राम का तो पीला विजयी होने का प्रतीक था। वज्र शक्ति को और कमल शुद्धता को दर्शाता था। इस झंडे पर बंगाल की पृष्ठभूमि पर आधारित आनंद मठ उपन्यास के गीत वंदे मातरम को लिखवाया। इस झंडे को कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में दिसंबर 1906 में प्रदर्शित किया गया। तेरे दामन से जो
सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगीन तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। उस समय भारत का कोई एक झंडा नहीं हुआ करता था, तो हर कोई अपने अपने सुझाव दे रहा था। उन्हीं में से एक सचिंद्रनाथ बोस का तिरंगा था। मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। सचिंद्रनाथ बोस के तिरंगे पर सबसे ऊपर सतरंगी रंग, बीच में पीला और सबसे नीचे हरा रंग था। सतरंगी रंग की पट्टी में 8 आधे खिले हुए कमल के फूल थे। सबसे नीचे एक सूरज और एक चंद्रमा था और बीच में देवनागरी में वंदे मातरम लिखा हुआ था। इसे उन्होंने 7 अगस्त 1906 को बंगाल के विभाजन के विरोध में फहराया। इसे पारसी बागान चौक कोलकाता में फहराया गया था। सचिंद्रनाथ बोस के तिरंगे के बाद जो झंडा आया, उसे न सिर्फ भारत की धरती पर बल्कि जर्मनी के एक समाजवादी सम्मेलन में 22 अगस्त 1907 को फहराया गया। ये झंडा भिकाजी कामा ने कुछ क्रांतिकारियों के साथ मिलकर फहराया था। आज भी राजधानी दिल्ली में संसद भवन के म्यूजियम में मैडम कामा की वो मूर्ति है जिसमें उन्हें ये झंडा हाथ में लिए हुए दिखाया गया है। भिकाजी कामा ने जिस तिरंगे को जर्मनी में फहराया, उस तिरंगे को भिकाजी के साथ वीर सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने मिलकर बनाया था। उसमें सबसे ऊपर हरा रंग, बीच में केसरिया और सबसे नीचे लाल रंग था। हरा रंग इस्लाम और केसरिया हिंदू व बौद्ध धर्म का कहा गया। हरे रंग की पट्टी में 8 कमल थे जो ब्रिटिश हुकूमत के वक्त भारत के 8 प्रांतों को दर्शाते थे। लाल रंग की पट्टी पर चांद और सूरज बने हुए थे। तीसरा तिरंगा 1917 में आया जब हमारे राजनीतिक संघर्ष ने एक निश्चित मोड़ लिया। डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने इस झंडे को होम रूल लीग के आंदोलन के दौरान फहराया था। देश न चलो, देश न चलो, ओए देश न चलो, देश न चलो। घरेलू शासन आंदोलन के दौरान फहराए गए इस ध्वज में एक के बाद एक 5 लाल और 4 हरी पट्टियां थी और सप्तऋषि को दर्शाने के लिए 7 सितारे बने थे। इस झंडे की बाईं और ऊपरी किनारे पर यूनियन जैक था। इसके साथ ही एक कोने में सफेद अर्धचंद्र और सितारा भी था। इस तरह से गदर पार्टी ने अपना झंडा निकाला और बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर अपने ध्वज का इस्तेमाल किया। ये झंडा सबको मान्य था, पर इससे जो राजनीतिक संदेश मिलता था वो ज्यादा लोकप्रिय नहीं था। देश मांगता है कुर्बानियां, देश मांगता है कुर्बानियां, कानून पर देना बिच रोलिए जवानियां, देश न चलो, देश न चलो। साल 1916 में पहली बार कांग्रेस ने ध्वज के निर्माण का फैसला लिया। ये काम आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के लेखक पिंगली वेंकैया को दिया गया। महात्मा गांधी ने उन्हें ध्वज में चरखा इस्तेमाल करने की हिदायत दी। ये वो समय था जब चरखे के इस्तेमाल से लोग खादी को अपना रहे थे और उसी से एकता में बंध रहे थे। पिंगाली वेंकैया ने खादी का ही ध्वज बनाया
और उसमें लाल और हरे रंग की पट्टियों पर चरखा लगाया। महात्मा गांधी का मानना था कि लाल और हरा रंग तो हिंदू और मुसलमान समुदायों को प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के लिए सबसे ऊपर सफेद रंग भी जोड़ा जाए। इस ध्वज को 1917 में होम रूल आंदोलन के दौरान भी अपनाया गया। इस झंडे को कांग्रेस के अहमदाबाद सम्मेलन में फहराया गया, लेकिन ये झंडा कभी भी कांग्रेस का आधिकारिक झंडा न बन सका, क्योंकि ये काफी हद तक आयरलैंड के झंडे से भी मेल खाता था।